जो डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। मेरे पास यहाँ पर मैंने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करना सीखा था, और हमारे पास एनर्जी ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर है? द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज अ हाफ इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्योंकि मेरे पास Q इज इक्वल टू CV होता है, इस वजह से अगर मैं Q की वैल्यू CV डाल देता हूं तो एनर्जी का एक फॉर्मूला हाफ इनटू मेरे पास CV स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला अगर मैं C को Q बाई V डाल दूंगा तो हाफ इंटू Q इंटू V के बराबर आ जाएगा। सो सबसे पहली चीज है कि वी हैव multiple formula, we have the multiple formula for the calculation of the potential energy of the capacitor. Calculation of the potential energy of the capacitor. The potential energy of the capacitor for the capacitor, the potential energy of the capacitor. तो मेरे पास एक नहीं, हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्मूले। तो भव्या, हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा फॉर्मूले हैं जो कि हमारे को कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हेल्प करते हैं, और हमारे पास ये फॉर्मूला एज एंड इफ रिक्वायर्ड वाली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा मुझे चाहिए होगा मैं उस कंडीशन के अंदर नीतिका इसको अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, मेरे पास सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है बच्चे? ये मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है और नीचे मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी। ये मेरे पास 10 माइक्रो आपके पास फेरेड का कैपेसिटर है और नीचे मेरे पास यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। टीचर मुझे बोलता है what is the energy of the capacitor? What is the energy stored in the capacitor? What is the energy stored in the capacitor? हमारे पास कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? सॉल्यूशन, the energy stored is a half CV का स्क्वायर, और this is a half, मेरे पास कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास 10 का स्क्वायर, V का स्क्वायर यानी कि मेरे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यह हमारे पास कैंसिल होकर 5, सो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 100, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक सिंपल सा कैपेसिटर एक बैटरी के अक्रॉस लगा गया और हमारे पास इस बैटरी का एक टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल भी बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास अब क्वेश्चन चेंज होता है, सपोज कि अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैं दो यहाँ पर कैपेसिटर को लेता हूँ, मैं यहाँ पर आपके पास दो कैपेसिटर्स को लेता हूँ और इन दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाकर, इन दो कैपेसिटर्स को मैं सीरीज में लगाकर किसके साथ जोड़ देता हूँ? बैटरी के साथ। ये मेरे पास है 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड द वोल्टेज, और जो वोल्टेज है वो मेरे पास 20 वोल्ट है। एंड टीचर मुझे बोलता है फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। अब मैं कैसे निकालूंगा? देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ हाफ CV स्क्वायर का, तो मुझे इसकी भी वोल्टेज V1 चाहिए और मुझे इसकी भी वोल्टेज V2 चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूले को लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कैपेसिटेंस तो गिवन होगी, पर वोल्टेज कैसे निकालूंगा? मुझे 20 वोल्ट का कुछ पार्ट V1 3 में जा रहा है, 20 का कुछ पार्ट V2 6 के अंदर जा रहा है। पहले मैं V1 और V2 निकालूं फिर मैं इसको निकालूं, ये तो बड़ा टफ काम हो जाएगा। दूसरा हाफ इंटू क्यू इंटू वी, प्रॉब्लम तो वही है कि मैं इंडिविजुअल वोल्टेजेस कैसे निकाल सकता हूँ। और मेरे पास तीसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, ये हमारे पास सॉरी हाफ इंटू आपके पास
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ये फॉर्मूला मेरे को काफी हद तक क्या करता है बच्चे, आपके पास अपील कर जाता है। ये फॉर्मूला काफी हद तक मुझे यहाँ पर अपील कर जाता है। और ये फॉर्मूला मुझे क्यों अपील कर रहे हैं, कोई बच्चा बता सकता है रीजन? अगर मैं ये पता कर लूं कि इन दोनों कैपेसिटर्स में, फिर समझो, अगर मैं ये पता कर दूं कि इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर कितना कितना चार्ज जा रहा है, जो ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल एनर्जी निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों चार्जेस सीरीज में है, तो जितना चार्ज पहले कैपेसिटर में से पास होगा उतना ही चार्ज मेरे पास दूसरे कैपेसिटर में से पास होगा। तो जितना चार्ज पहले कैपेसिटर में से पास होगा उतना ही चार्ज मेरे पास यहाँ पर दूसरे कैपेसिटर में से भी पास होगा। तो अगर मैं चार्ज निकाल लूं तो मेरे लिए यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। कैसे? सॉल्यूशन, अगर मैं चार्ज को निकालना चाहता हूं तो आपके पास Q की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? Q इज इक्वल टू C नेट मल्टीप्लाइड बाई V। मेरे पास Q विल बी इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस इनटू V, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स मेरे पास किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल के अंदर है? तो ये दोनों कैपेसिटर्स मेरे पास सीरीज में है। ये दोनों कैपेसिटर्स अगर आपके पास सीरीज में तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी? कोई बच्चा बता सकता है? नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी? कोई बच्चा बता सकता है? तो मेरी नेट कैपेसिटेंस कैसे आ जाएगी? ऊपर कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कैपेसिटेंस को आपस में ऐड कर दो। तो ऊपर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इनको आपस के अंदर आप ऐड कर दो, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी वजह से ऊपर आ जाएगा 18, नीचे 9, 6 इंटू 3, तो 3 इंटू 6 18 एंड 3 प्लस ऑफ 6 9। तो हमारे पास भव्या इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? स्तुति मेगा 2 माइक्रोफैराड। मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड। तो चार्ज कितना आ जाएगा जरा बताओ राघव, अगम, चार्ज कितना आ जाएगा? तो मेरे पास 2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज बच्चा हमारे पास 20 की। तो हमारे पास इस वजह से इस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज चला गया? तो आप बोलोगे 40 माइक्रो कूलम। चलो जी, काम हो गया। अब मुझे एनर्जी निकालनी है। सपोज कि 3 माइक्रोफैराड वाली एनर्जी मेरे पास कितने के बराबर है? तो 3 माइक्रोफैराड वाली एनर्जी ये मैंने लिख दी, तो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन मेरे पास सी, तो ये 3 माइक्रोफैराड है। तो मेरे पास हाफ इंटू 40 और इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -6 जी। अब बताओ नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 1600 10 के पावर -12 और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -6। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करने जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 800। तो कितनी एनर्जी है? 800 बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पे। और मेरे पास 6 माइक्रोफैराड के लिए क्या आ जाएगा? हाफ इंटू चार्ज क्यू स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू का स्क्वायर। तो क्यू का स्क्वायर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम बार बार दोबारा से फॉर्मेलिटीज में क्यों पढ़ना? तो ये आ जाएगा और नीचे 6 इंटू 10⁻⁻6। अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर फर्क किस चीज का आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पर आपके पास आएगा 400 बाई 3 इंटू 10⁻⁻6 क्या पता लगा?
हमारे पास ये पता लगा ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें थे बच्चे, बताओ शाबाश। ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें थे, सीरीज में थे कि पैरेलल के अंदर थे, बोलो शाबाश। सीरीज। ये दोनों सीरीज में, और सीरीज के अंदर ज्यादा एनर्जी किस पे आ रही, बड़े कैपेसिटर पे कि छोटे कैपेसिटर पे, जरा देखो। बड़ा कैपेसिटर 6 का है और छोटा कैपेसिटर 3 का। 3 पे एनर्जी 800/3 और बड़े कैपेसिटर पे एनर्जी 400/3। बताओ सीरीज के अंदर किसकी वैल्यू ज्यादा है, किस कैपेसिटेंस पे ज्यादा एनर्जी आती है सीरीज में, बड़े कैपेसिटर पे कि छोटे कैपेसिटर पे? शाबाश बोलो, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बोलो बेटा। छोटे कैपेसिटर पे। किस पे नितिका बोल? सर छोटे कैपेसिटर पे। छोटे कैपेसिटर पे। एग्जैक्टली राजे, एग्जैक्टली यही चीज हमने यहाँ पर सीखनी। जब भी हम यहाँ पर सीरीज पैरेलल की गेम खेलते हैं तो हमको यहाँ पर समझना यही है कि आपको ये पता होना चाहिए सीरीज के अंदर जो कैपेसिटर छोटा है उस पे एनर्जी 800/3 है, और जो आपके पास बड़ा कैपेसिटर है उस पे एनर्जी 400/3, यानी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। तो सीरीज में बड़े कैपेसिटर पे छोटी एनर्जी होगी और छोटे कैपेसिटर पे बड़ी एनर्जी, बड़ी एनर्जी होगी। ये इतनी सी चीज है, आप में से कोई भी बच्चा याद कर सकता है, आप में से कोई बच्चा याद कर सकता है कि यार छोटा कैपेसिटर है, सीरीज में कोई बात नहीं, बड़ी एनर्जी थी, और अब बड़ा कैपेसिटर है, सीरीज में तेरे को छोटी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि तू सीरीज में लगा हुआ है तो बड़ा कैपेसिटर छोटी एनर्जी लेगी और छोटा कैपेसिटर बड़ी एनर्जी। खत्म हो जाती है बात। लेकिन मेरे पास अगर ऐसा ही एक सिस्टम पैरेलल में, भव्य जरा देखते हैं बच्चे, तो भव्य अगर मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है और मेरे पास यहाँ पर ये दूसरा कैपेसिटर, और मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास एक और बैटरी लगी, वही केस है। मेरे पास 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव। अब समझना है, अब सीखना है, अब फोकस करना है। यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ CV स्क्वायर लग सकता है। और क्यों लग सकता है कि क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है, ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे भी 20 वोल्ट लगेगी, यहाँ पर भी मेरे पास 20 वोल्ट लगेगी क्योंकि पैरेलल है, और इससे नीचे भी मेरे पास 20 वोल्ट लगेगी क्योंकि हमारे पास पैरेलल है। तो ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, ऊपर 3 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है। और अब मुझे एनर्जी निकालनी, अगर मैं 3 माइक्रोफैरेड की एनर्जी निकालूंगा तो कितना आएगा, हाफ इंटू C, यानी कि 3 माइक्रोफैरेड इंटू V का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर। मेरे पास कितना आ जाएगा, सो हाफ इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 400। सॉल्व करोगे ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 200। और मेरे पास 600 इंटू 10 की पावर -6 जूल। मेरे पास एनर्जी कितने किया पार्थ, तूने आज एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया पार्थ, तूने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। 6 माइक्रोफैरेड इंटू 20 का स्क्वायर। अब बताओ बच्चा हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 3, और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन 3 आपके पास इंटू 400, तो आपके पास 1200 इंटू 10 की पावर -6। अब बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल में क्या हो रहा है, जरा देख के देखो, स्क्रीन पे देखो। पैरेलल के अंदर छोटी कैपेसिटेंस पे आपके पास छोटी एनर्जी और बड़े कैपेसिटेंस के ऊपर बड़ी एनर्जी है। पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें सिखा दिया। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैंने तुम्हें सिखा दिया। गड़बड़ मत कर लेना बेटा, गड़बड़ मत कर लेना कभी भी बच्चे। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर एनर्जी इन सीरीज निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप,
हाफ इंटू क्यू स्क्वायर C1, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर C2, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर C3 एंड सो ऑन। और अगर आपको पैरेलल में लगानी है तो जल्दी बोलो क्या आ जाएगी, बोलो शाबाश। हाफ इंटू C1 V स्क्वायर, हाफ इंटू C2 V का स्क्वायर, हाफ इंटू C3 V का स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब कि चलता रहे। क्या मुश्किल है इसमें से, क्या दिक्कत है इसके अंदर से? कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। आपको देखो यहाँ पर समझना है, सीखना है, लर्न करना है और उसको करना है। कोई कल को एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मेरी मैथ्स वीक थी, मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, मुझसे कैलकुलेशन मेरी बहुत वीक थी, मैंने +1 में अच्छे से नहीं पढ़ा था, मेरे ये टॉपिक कमजोर है, मुझे समझ में नहीं आता। बेटा कल को किसी एग्जाम के अंदर ये बहाना नहीं चलने वाला, ये बात आप समझ लीजिए। ये सामने वाला आप चाहे जितना मर्जी ऑथेंटिक बोल लो कि मेरी मैथ्स वीक है, ऑथेंटिकली बोल लो आप किसी के सामने जाके, वो पहले नजर पे आप खुद अपने आप को उस पर्सन की जगह पे रख के देख लो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी पर्सन आपके घर पे 2 मिनट लेट आता है और वो आपको एक्सक्यूज देता है तो पहली नजर पे आप अपने दिमाग को आप पूरा प्रोसेसर चलाते हो, अच्छा ये लेट आ रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। सिंपल सी बात है बच्चे। तो आप जैसे दुनिया को जज करते हो तो दुनिया भी आपको जज करेगी। भाई ये बात ध्यान रखना, कल को क्वेश्चन आया नहीं आया, नंबर ज्यादा आए कम आए, तो बेटा दुनिया करेगी आपको जज। सिंपल सी बात कि क्वेश्चन निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो कल को तो अरे इसको तो आता ही नहीं था, अरे इसको तो पता ही नहीं था। भाई ये आपको सुनने को मिलेगा, चाहे मुंह पे चाहे पीठ के पीछे मिलेगा जरूर। भैया अपनी गाड़ियां के सीट जो बेल्ट होती है ना बांध के निकल पड़ो बेटा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो। कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए बच्चे हमारे पास जो आपने कभी किया ना। ये किसी को बोलने के बजाय, एक बात समझो ना, किसी को बोलने के बजाय कि तुम किसी को बोलो अरे यार यार ना मेरा मैथ्स बड़ा वीक है यार, मेरा मैं मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, अरे मेरी कैलकुलेशन बड़ी वीक है यार, ये कहने से पहले तुम्हारे पास इतना टाइम है, 7-8 महीने 10 महीने लगाकर ये एक्सक्यूज कर दो ना पूरा यार। या इसी की प्रैक्टिस करनी है, रोज एक दिन बोलना है शीशे के सामने जाके, मेरा मैथ्स वीक है इसलिए मेरे नंबर कम, मेरा मैथ्स वीक है नंबर कम है, मैंने लिखा सही था टीचर ने नंबर कम दिया। या तो ये एक्सक्यूज कर लीजिए, और या फिर यह कि भाई नंबर कम आए नेक्स्ट टाइम ज्यादा आए। और मेरे को एक एक पॉइंट देना, इस वजह से कह रहा हूँ भाई जो पढ़ना है जितना पढ़ना है पढ़ डालो और मुझसे जरूर पूछो, मुझसे जरूर बच्चे कंसल्ट करते रहो, सर ये करना वो करना ये, अरे यार ये जरूरत नहीं है। कई बार बच्चा बोलता है सर मैं ये बुक कर लूं, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है ना, SL अरोड़ा की बुक उठाओ चिप डालो। मैं आपको एक बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक बात सही कह रहा हूँ बच्चे, एक बात सही कह रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं टफ बुक नहीं कर पा रहा हूँ, अरे किसने बोला है भाई? मैं अब बोलते सर आपने क्लास में नाम लिया था, अरे यार क्लास के अंदर तो मैं पढ़ने के लिए भी बोलता हूँ, वो बात तुम सीरियसली नहीं लेते। पहला पॉइंट क्या है, नॉर्मल सी कोई किताब उठाकर बच्चे उसको कर लो, सिलेक्शन होनी होगी उससे भी हो जाएगी। आप बजाय 1000 बुक करने के एक बुक को 1000 बार कर डालो बच्चे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर एक चीज है राघव, जब आप किसी अखरोट को तोड़ते हो तो एक बार में कई बार टूट जाता है कि कई बार बहुत चोटें करनी पड़ती है उसको, या पत्थर जब आप तोड़ते हो तो एक बार में टूट जाता है कि कई बार बहुत बार उसको हिट करना पड़ता है? बोल शाबाश। सर बहुत बार हिट करना पड़ता है सर। लेकिन वो टूटता लास्ट चोट के ऊपर, यानी कि आपने उसको 10 चोटें मारी, 10 बार आपने हिट किया, वो 10वीं बार टूटा, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि जो पहली चोट आपने मारी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी? सर उसकी वैल्यू थी सर। मेरी बात समझ पा रहा है, लेकिन उस पर टूटा तो नहीं था ना, उस पर टूटा नहीं था, मेरी बात को, लेकिन टूटा नहीं था फिर भी वो सिग्निफिकेंट है। यही मैं बच्चे आपको कह रहा हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने जो DPP दी, तो मैं बच्चों को ये समझाता हूँ राजे, ये बात जिस दिन क्वेश्चन निकलने शुरू हुए ना उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि इस क्वेश्चन की कंट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा थी जो नहीं निकला। अगर आपका पत्थर 10वीं चोट से टूट रहा है तो बेटा उसमें पहली चोट का भी बच्चे उतना ही आपके पास इंपॉर्टेंस है जितनी लास्ट चोट का, बल्कि पहली चोट के अंदर आपको अपना मन बनाना पड़ा कि मुझे पत्थर तोड़ना है, वो ज्यादा मुश्किल है। उसको तोड़ने के लिए आपको अपने विजय, अपने दिल के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है कि मुझे तोड़ना है, बल्कि वो ज्यादा है।
तो इसका मतलब कि मैं लास्ट शॉट को देखूं, मैं उन क्वेश्चंस को देखूं जो क्वेश्चन मुझसे निकलते, जो नहीं निकलते वो मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। कि अरे बच्चा मेरे पास क्वेश्चन लेके आता, तो मैं उसको ये जवाब देता हूँ कि लास्ट शॉट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, पहले भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरुआत थी। तो काम की शुरुआत करो, क्वेश्चन निकलता है नहीं निकलता उसको साइड में करो, कुछ बात नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं निकलता छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे चलो, चलो कहीं ना कभी निकलेगा। इस बात को बच्चे लाइफ के अंदर हमेशा याद रखें। अब बच्चे मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारे पास ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस एंड द capacitor connection, and the capacitor connection, and the capacitor connection, and the capacitor connection, the sharing of the charges and the capacitor connection, the sharing of the charges and the capacitor connection। इस बात को समझने की कोशिश करें। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक ऐसा कैपेसिटर है जिसको आपने किसी बैटरी के साथ क्या किया हुआ है बच्चे, जोड़ा हुआ। ये बैटरी के साथ मैंने जोड़ा हुआ। इस बैटरी की वोल्टेज मेरे पास V1 है और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, और हमारे पास यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और आपके पास इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये मेरे पास प्लस ऑफ Q1 है और ये मेरे पास माइनस ऑफ Q1। इसको मैंने चार्ज सप्लाई किया और ये फुली चार्ज हो, ये कैपेसिटर मेरे पास यहाँ पर फुली चार्ज हो गया, पूरी तरह से चार्ज हो गया। फिर मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को भी आपने यहाँ पर चार्ज दिया, ये प्लस ऑफ Q2 है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये मेरे पास माइनस ऑफ Q2 है, आपके पास ये माइनस, और नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी को क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, और ये वोल्टेज आपके पास किसके बराबर है, V, और ये कैपेसिटर मेरे पास C। These are the two different कैपेसिटर। तो ये मेरे पास फिगर A का कैपेसिटर है और ये बच्चा हमारे पास फिगर B का कैपेसिटर। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, मेरे पास दो अलग अलग बॉडीज हैं, दोनों का टेम्परेचर एक का 60 है और एक का 100 है, 60 और 100। अगर मैं दोनों बॉडीज को आपस में टच करवा देता हूँ, एक जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट विल हैपन इनिशियली और फाइनल चीजें कहां पर सेटल होंगी? तो हम ये बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रेवल करना शुरू करेगी और ये बच्चे हमारे पास हीट ट्रेवल करके आपके पास यहाँ पर पहुंच जाएगी और हमारे पास एक तरफ का टेम्परेचर गिर गया, मान लो इसका टेम्परेचर गिर के 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। जब तक ये टेम्परेचर सेम नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या ट्रेवल करती रहेगी, हीट ट्रेवल करती रहेगी। कुछ ऐसा ही केस हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर में भी होता है। एक कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल V1, एक दूसरा कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल V2 है। ये दोनों V1 और V2 उसकी इलेक्ट्रिक स्टेट्स है। जैसे टेम्परेचर एक स्टेट होती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ऐसे बच्चे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। और ये आपको भी पता है, हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर बॉडी के साथ जोड़ दिया जाए, हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर बॉडी के साथ जोड़ दिया जाए, व्हाट विल हैपन, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा और लो टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और फाइनली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और फाइनली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और फाइनली दोनों का सेम। जब तक सेम नहीं होगा उसमें हीट चलती रहेगी और उसके अंदर हीट चलती रहेगी, उसमें हीट चलती रहेगी, और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मेरे पास क्या गिवन है, ध्यान से समझो कि वी हैव टू कैपेसिटर। मेरे पास यहाँ पर दो ऐसे कैपेसिटर्स, वी हैव द टू कैपेसिटर C1 and C2 joined with the batteries, जिनको बैटरीज V1 और V2 के साथ जोड़ दिया गया, ज्वाइंट विद द बैटरीज V1 and V2।
एंड देयरफॉर, और इस वजह से क्या होता है बच्चे हमारे पास, दे चार्जेस, जो हमारे पास चार्जेस है, दे चार्जेस Q1 and Q2, the charges Q1 and Q2 are developed, the charges Q1 and Q2 are developed across the capacitors, across the capacitors, यानी इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, across the capacitors, across the capacitor, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस मेरे पास यहाँ पर Q1 और Q2 का चार्ज आ, सॉरी, अब हमारे पास क्या आता है, वे रिमूव the two capacitors, the two capacitors, we remove the two capacitors and join them with a conducting wire, और इन दोनों को हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, what will happen, and join with them with a conducting wire, और मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ एक कंडक्टिंग वायर से, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक कैपेसिटर आ गया, ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास पहला कैपेसिटर आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर, और अब मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ देता हूँ, इन कैपेसिटर्स को बैटरी से हटाकर किसके साथ जोड़ दिया गया, आपके पास एक कंडक्टिंग वायर से, तो ये मेरे पास C1 है और ये मेरे पास C2, एक मिनट रुकेगा बच्चे, एक मिनट।
आई एम सॉरी देयर वाज अ अर्जेंट कॉल, ठीक है। सो अर्जेंट कॉल था बच्चे हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे, सॉरी फॉर दैट के बारे में होता था। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये एक पॉजिटिव है और ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव है। ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये पोटेंशियल V1 है, ये पोटेंशियल V1। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, बच्चों को बड़ा अजीब लगता है कि इसमें से एक कैपेसिटर जिसकी वोल्टेज बड़ी है, जिसकी वोल्टेज बड़ी है, मान लो V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, वो सास होती है, मदर इन लॉ। और जिसके वोल्टेज छोटी होती है वो क्या होती है, बहू होती है। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए, इसका डे टू डे लाइफ के अंदर कोई हमारे पास से कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। क्या हमारे पास जब आप इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ोगे, हमारे पास इस पे चार्ज है Q1 का और इस पे चार्ज था Q2 का। अब क्या होगा? अब बच्चा बोलता है सर अब क्या होगा? तो हमारे पास अब ये चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जब तक कि इन दोनों का क्या ना सेम हो जाए बच्चे, पोटेंशियल सेम ना हो। जब तक कि बच्चा हमारे पास इनका क्या ना चेंज हो जाए, पोटेंशियल, और पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब थोड़ी देर के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके पास टेक्स प्लेस, द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। ये हमारे पास, ये आपके पास रहती है। जो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ये हमारे पास होती है 10। कब तक बच्चे? फाइनल पोटेंशियल इज कॉमन, द फाइनल पोटेंशियल इज कॉमन। अगम मेरी बात समझ पा रहे बेटा? सास और बहू की नोकझोंक कब तक चलती रहेगी? जब तक कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना बढ़ जाए और एक जैसी ना हो जाए। तो ये इसके अंदर से, हाँ बोलो बेटा। फिर से रिपीट करना, वो थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम आ सिंपल गई सी थी। बात है बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ये एक ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तूने इनके बीच में कांटेक्ट कर दिया, तो बता बच्चे हीट कब तक ट्रेवल करती रहेगी? जब तक कि 100 का टेम्परेचर डाउन ना हो जाए और आपके 60 का टेम्परेचर अप ना हो जाए और दोनों का बच्चे टेम्परेचर क्या ना हो जाए, बोलो Same. शाबाश। कुछ ऐसे ही बच्चे हमारे पास होगा कि जैसे आप इनको कनेक्ट करोगे, व्हाट विल हैपन, एक बॉडी हमारे पास चार्ज को छोड़ेगी, दूसरी गेन करेगी। और ये कब तक होता रहेगा बच्चा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर ये कब तक होता रहेगा, सोच के देखो। जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल पाथ क्या ना हो जाए, सेम। मेरे पास C1 का पोटेंशियल भी V ना हो जाए और C2 का भी पोटेंशियल V ना हो जाए। मेरी बात को समझ पा रहे? मेरी बात को समझ पा रहे? थोड़ी देर के बाद इसका चार्ज भी चेंज हो गया और आपके पास इस प्लेट का चार्ज भी मेरे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। चार्ज चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि किसी का चार्ज भाप बन के, स्टीम बन के उड़ गया, या दूसरी जगह पे चार्ज की बारिश होगी और चार्ज इंक्रीज हो गया, नहीं। एक ही बॉडी है जो चार्ज को बच्चे हमारे पास सेंड कर रही है और दूसरी उसको रिसीव कर रही है, और टोटल चार्ज अभी भी मेरे पास क्या बच्चे, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये Q1 है और ये मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ Q1, आपके पास ये प्लस ऑफ Q2 है और ये मेरे पास माइनस ऑफ Q2। अभी भी इन दोनों चार्जेस का सम पहले वाले दोनों चार्जेस के सम के बराबर नहीं होगा। एक बॉडी ने चार्ज को छोड़ा है, दूसरे ने रिसीव किया, लेकिन चार्ज का टोटल वैल्यू आपके पास डिफरेंट नहीं हुई। मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक पे अगर चार्ज 2 कूलम से कम हुआ है तो दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज 2 कूलम से क्या हो गया, बोलो शाबाश, दिमाग लगाओ, क्या हो गया, इंक्रीज हो। यहाँ पर चार्ज हमारे पास कंजर्व रहता है, यहाँ पर चार्ज हमारे पास कंजर्व रहता है। चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना ही चार्ज हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चे, डिस्ट्रॉय होता है। समझने की कोशिश करो। मेरे पास यहाँ पर जब तक फाइनल पोटेंशियल सेम नहीं होगा, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती रहेगी, लेकिन 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 टोटल सम, टोटल सम, total sum of charges is same. The total sum of the charges is same.
मेरे पास दोनों जो चार्जेस का सम है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे? मेरे पास यहाँ पर पहला चार्ज आपके पास Q1 का था, दूसरा Q2 का था, और यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ गया, Q1 प्लस ऑफ Q2। मेरी बात को समझ पा रहे? मेरी बात को समझ पा रहे? पहले कैपेसिटर पे चार्जेस थे Q1 और Q2, और बाद में क्या आ गए बच्चे, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2, लेकिन दोनों का सम सेम रहा। हो सकता है कि एक कैपेसिटर पे चार्ज कम हो गया हो, पर जितने से कम हुआ दूसरे का उतने से बढ़ गया। और ये कब तक होता रहा, जब तक कि दोनों का क्या ना सेम हो गया हो। जब तक दोनों का क्या ना सेम हो गया हो बच्चे, पोटेंशियल। और मेरे पास यहाँ पर Q1 की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो बच्चे, C1V, और आपके पास यहाँ पर C2। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड किए? पर राइट हैंड साइड के अंदर मेरे पास एक जैसा V क्यों आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए V की वैल्यू सेम है। और ये हमारे पास इस कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है इसके बाद कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जब टेम्परेचर सेम हो गया तो बच्चे हमारे पास हीट फ्लो क्यों करेगी। ऐसे जब पोटेंशियल सेम हो गया, कॉमन हो गया, एक जैसा हो गया, तो आपका चार्ज अब यहां से यहां पर या यहां से यहां पर नहीं जाएगा, फाइनल सिचुएशन सेम हो जाएगी। और इस वजह से मेरे पास यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, हमारे पास इस वजह से कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू किसके बराबर आ गई। सो दिस इज C1V1 प्लस ऑफ C2V2, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, C1 प्लस। इतनी सिंपल सी चीज, यह हमारे पास कितनी सिंपल सी चीज। कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी फोकस करे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं। दो अलग अलग कैपेसिटर, अलग अलग चार्जेस, अलग अलग पोटेंशियल मैंने आपस में जोड़ दी, मैंने आपस में जोड़ दी, मैंने आपस में जोड़ दी। इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ का चार्ज अलग, यहाँ का चार्ज अलग, पर दोनों का सम पहले वाले सम के बराबर। एक और बात, इसका पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V तो दूसरे का भी पोटेंशियल V, और ये पोटेंशियल दोनों के ऊपर क्या रहा बच्चे, हमारे पास सेम, और ये पोटेंशियल दोनों के ऊपर क्या रहा बच्चे, हमारे पास सेम रहा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, बड़े आराम से देखेंगे बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, फोकस करना, कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई भी। मैं भी आपको ये समझा के हटाऊं कि यार हार नहीं माननी बच्चे लाइफ के अंदर, जो मर्जी हो जाए बेटा, जो मर्जी कंडीशन आ जाए, जितना मर्जी बेटा आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आए, हार नहीं माननी बेटा। ये मेरे पास कैपेसिटर है 10 मिली फैरेड का, मेरी बात को समझ पा रहे, ये 10 मिली फैरेड का है, और ये हमारे पास, और इस पे पोटेंशियल, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज, और इसका पोटेंशियल मेरे पास है 10 वोल्ट। कितने का है, 10 वोल्ट। मेरे पास ये 5 मिली फैरेड का कैपेसिटर है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे पोटेंशियल कितने का है बच्चे, ध्यान से समझो। इस पे पोटेंशियल बच्चे मेरे पास है 8 वोल्ट। अब टीचर बोलता है आपके पास यहाँ पर what is the common potential, what is the common potential after the connection, बोलो कोई बच्चा बताए what is the common potential after the connection। तो मेरा कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझना, C1V1 प्लस C2V2 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस ऑफ C। तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, C1 प्लस ऑफ C2। तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2, ये हमें पता है बच्चे। तो मेरे पास V इज इक्वल टू C1V1। अब देखो बच्चे, ये C1, ये V1, ये C2, ये V2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, ये कैपेसिटेंस है, ये वोल्टेज है, प्लस ऑफ आपके पास 5 प्लस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3
इंटू 8, यह आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय, हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मेरे पास 100 प्लस ऑफ 40 और नीचे मेरे पास यहाँ पर 50 और मेरे पास यहाँ पर 140/50, या फिर मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 3, या फिर मेरे पास 9.3 वोल्ट का बच्चे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। यानी थोड़ी देर के बाद चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और यहाँ पर भी पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा, फाइनल 9.3 वोल्ट, और यहाँ पर भी 8 से बढ़कर बच्चे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 9.3 वोल्ट। जो बड़ी बॉडी है उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, बड़ा पोटेंशियल छोटा हो जाएगा और छोटा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और फाइनल वैल्यूज दोनों के आपस में क्या कर जाएगी, बच्चे, मैच कर जाएगी। जी, किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर से, बोलो शाबाश। है किसी बच्चे को डाउट? एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, चलो फिर देखना डाउट आएगा कि नहीं आएगा। देखो मेरे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये मेरे पास आपके पास दूसरा कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड, और बच्चे ये मेरे पास आ गया 10 वोल्ट, मेरे पास आ गया यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, और ये बच्चा हमारे पास आ गया मान लो 12 वोल्ट, और मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और मुझे बताना है फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या हो, निकाल कर देखे बच्चे हमारे पास। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरड इंटू 10, होप सो तुम समझ पा रहे हो, प्लस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इंटू 12 एंड डिवाइड बाय बच्चे हमारे पास कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरड प्लस ऑफ 2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड ऊपर और नीचे में से कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास 60 प्लस ऑफ मेरे पास 24 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 84 डिवाइडेड बाय 12। तो 84 डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे 12, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, 84 और ये बच्चा हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 12। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 21, और नीचे मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश। नीचे कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास यहाँ पर, बोलो शाबाश बच्चे, बोलो बोलो कितने के बराबर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर 3, और मेरे पास आंसर कितने के बराबर आ गया, 7 वोल्ट के। जी, लगी बात पता बच्चे कि जब भी आप दो कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ोगे, तो ये कैपेसिटर कौन से पोटेंशियल पे पहुंच जाती है बच्चे, हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। ठीक, चले बच्चे, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और इन चीजों को पढ़ लेना। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू आपके लिए बच्चे, आपने मेरा वेट भी किया बीच में, थैंक यू सर। उसके लिए ज्यादा थैंक्स।